यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 5। आज हम लोग देखेंगे जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स के पेपर को। एथिक्स के पेपर को क्वेश्चन को समझेंगे। अब तक हमने जो है जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के जो है क्वेश्चंस देखे हैं, चार क्वेश्चन, उसका एनालिसिस किया है। आज हम देखेंगे जीएस पेपर 4 को। उसके बाद फिर वापस आएंगे हम लोग फर्स्ट पर, जीएस पेपर फर्स्ट पर। तो चलिए जीएस पेपर 4 में देखते हैं। तो जीएस पेपर 4 जो आपका है वो एथिक्स का पेपर होता है, ठीक है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। 2013 से इसको शामिल किया गया है, ठीक है, चौथे प्रश्न पत्र के रूप में यूपीएससी के मेंस में। इसके अलावा ये सब जो डिटेल दी गई, ये आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा की गई है। तो इन 2 पेजों को आपको पढ़ लेना है, चाहे वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर हमारे पीडीएफ पर स्टडी ऑन आईएएस पर आप जाएंगे, टेलीग्राम पर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कंफर्म कर लेनी है। इसके अलावा अगर बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, ध्यान रखिएगा, आज जीएस पेपर 4 है, इसके बाद फिर फर्स्ट पे हम लोग लौटेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में पूछा है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी के महत्व को बताते हुए प्रशासनिक प्रभावशीलता तथा प्रशासन पर लोगों के विश्वास निर्माण में इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। 150 वर्ड में लिखना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम टैकल कर सकते हैं या फिर कैसे लिख सकते हैं, तो हमारा हल करने का दृष्टिकोण क्या होता है। तो हम जैसे पहले भी आपने देखा होगा कि हमारे लेक्चर हम इसको पॉइंट वाइज लिख देते हैं, ठीक है, आपके समझने के लिए। तो इसमें ये सब आंसर में लिखना नहीं रहता है। तो इसमें जो 3 पार्ट में हम क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पूछा है इंट्रोडक्शन, हम लिखेंगे शासन व्यवस्था में ईमानदारी और इसके महत्व को परिभाषित करेंगे। दूसरे में पार्ट में लिखेंगे, यानी मेन पार्ट में लिखेंगे प्रशासनिक प्रभावशीलता तथा इसके प्रशासन पर लोगों के विश्वास निर्माण और इसके प्रभाव की चर्चा करते हुए शासन में ईमानदारी को सुनिश्चित करने हो तो हम लोग उपाय बताएंगे। इसके बाद हम लोग इसको निष्कर्ष में इसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो चलिए, अगर इंट्रोडक्शन में मुझे लिखना हो तो मैंने लिखा है कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी का आशय सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेहिता, पारदर्शिता जैसे मजबूत नैतिक सिद्धांतों को अपनाने से है। शासन की कुशल एवं प्रभाव प्रणाली तथा सामाजिक आर्थिक विकास हेतु आवश्यक है। यह परिणामों के बजाय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं प्रणालियों से भी संबंधित है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिख दिया परिभाषित करते हुए, ठीक है। इसके बाद हमने मेन पार्ट में लिखा है शासन व्यवस्था में ईमानदारी का प्रशासनिक प्रभावशीलता प्रशासन पर लोगों के विश्वास के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे अब पॉइंट वाइज मैंने इसमें कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं। जैसे इससे सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक अधिकारी परिश्रम निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें और शक्ति का दुरुपयोग से बचे रहें। दूसरे पॉइंट में हमने लिखा है एग्जाम्पल में, इससे सरकार और उनकी नीतियों में विश्वसनीयता और वैधता बढ़ने के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास और भागीदार को बढ़ावा मिलता है। फिर इससे तीसरे पॉइंट में हमने लिखा है, इससे सार्वजनिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, कुप्रबंधन पर रोक लगती है। फिर चौथे पॉइंट में लिखा है कि इससे नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर और सीमांत वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा होने के साथ साथ यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें उचित और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त हो। इसके बाद इसी में हमने लिखा है, इससे गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त में योगदान मिलता है। तो मेन पार्ट में हमने इतना सब कुछ लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इसके उपाय को लिखेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे शासन व्यवस्था ईमानदारी सुनिश्चित करने के कुछ उपाय को भी पॉइंट वाइज लिखेंगे। इसमें लिखेंगे सार्वजनिक सेवाओं जैसे आचार संहिता, पद की शपथ, संपत्ति का वितरण देने, विसिल ब्लोअर की सुरक्षा आदि के संदर्भ में स्पष्ट और व्यापक कानूनी और नैतिक ढांचा स्थापित करना होगा। इसके बाद सेकंड उपाय मैंने बताया है कि निरीक्षण, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता के संदर्भ में संस्थानों और तंत्रों को मजबूत करना, जैसे भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियाँ, ऑडिट निकाय, लोकपाल, सूचना का अधिकार आदि शामिल है। फिर तीसरे पॉइंट में हमने लिखा है प्रशिक्षण, शिक्षा, सलाह, प्रदर्शन मूल्यांकन के माध्यम से सार्वजनिक अधिकारियों की क्षमता के साथ साथ उन्हें व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना। फिर हमने लिखा है इसमें सार्वजनिक सेवा वितरण, शासन परिणामों की निगरानी, मूल्यांकन में नागरिक समाज तथा मीडिया के साथ नागरिकों की भागीदारी तथा समन्वय को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट उपाय हमने बताया है कि जागरूकता अभियान, रोल मॉडल, प्रोत्साहन, प्रतिबंधों के माध्यम से सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिकों के बीच ईमानदारी, नैतिकता और मूल्यों की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि हमने उत्तर में जो है उपाय को भी बता दिया, ठीक।
ठीक है। इसके पहले मेन पार्ट में जो है हमने शासन व्यवस्था, ईमानदारी, प्रशासनिक प्रभावशीलता, प्रशासन पर लोगों के विश्वास के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उसके कुछ पॉइंट में उसके नीचे लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी न केवल एक कानूनी या नैतिक दायित्व है बल्कि सुशासन के लिए एक आवश्यक तत्व भी है। यह प्रशासनिक प्रभावशीलता और सार्वजनिक व्यवस्थाओं में लोगों के विश्वास को बनाए रखने में निर्णायक होता है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी बनाए रखना भी सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को लिखा है। आप अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने कर्तव्यों को प्रभावी और नैतिक निर्वहन है तो सिविल सेवकों में अभिक्षमता यानी अभिरुचि, कौशल तथा आधारभूत मूल्यों जैसे गुण होने आवश्यक हैं। चर्चा कीजिए। 150 वर्ड में आपको लिखना है, यानी 150 वर्ड में लिखने हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको लिखना है अभिरुचि, ठीक है, तथा आधारभूत जो भी मूल्य, बुनियादी मूल्य को परिभाषित करना है सिविल सेवकों के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको उसके बाद अभिरुचि और बुनियादी मूल्य संबंधित कुछ उदाहरण देने हैं मेन पार्ट में। फिर इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को बताते हुए आपको निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमने लिखा है। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य एक आवश्यक है। यह गुण सिविल सेवकों को अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने के साथ साथ नैतिक रूपों से कार्य करने हेतु आवश्यक है। अभिरुचि का आशय किसी कौशल को सीखने, हासिल करने की प्राकृतिक क्षमता से है, जबकि बुनियादी मूल्य ऐसे नैतिक सिद्धांत हैं जिनसे किसी सिविल सेवक के आचरण और व्यवहार निर्देशित होते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है अभिरुचि और बेसिक जो वैल्यू सिस्टम है उसको परिभाषित कर दिया। अब मेन पार्ट में हमने लिखा, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, आप भी दे सकते हैं। नोलन समित सार्वजनिक जीवन से संबंधित ऐसे 7 सिद्धांतों को रेखांकित किया है जिनका पालन सिविल सेवकों को करना चाहिए, जैसे निस्वार्थ भाव, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता, खुलापन, ईमानदारी, नेतृत्व क्षमता, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे सिविल सेवकों के लिए आवश्यक अभिरुचि और बुनियादी मूल्य की बात करेंगे, जो जरूरी सिविल सेवकों के लिए बुनियादी मूल्य। सबसे पहला बुनियादी मूल्य है सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी। तो सत्यनिष्ठा हेडिंग डाल के हमने उसमें लिखा सत्यनिष्ठा का तात्पर्य वन वचन कर्म से ईमानदार और नैतिक होना। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के साथ सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता है। सत्यनिष्ठा के मूल्य से प्रेरित सिविल सेवक जनहित में कार्य करते हैं। दूसरा क्या बुनियादी मूल्य और अभिरुचि होना चाहिए, भेदभाव रहित और गैर तरफदारी भावना, यानी इसमें लिखेंगे भेदभाव रहित रहने का असर निर्णय लेने में निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण रहना है। इससे विविधता, बहुलवाद, संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करना शामिल है। भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी से वाले सिविल सेवक जाति, पंथ, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करते, किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से प्रेरित नहीं होते। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है बुनियादी मूल्य की बात करेंगे, वो होगी निष्पक्षता। निष्पक्षता का अर्थ निर्णय निर्माण दृष्टिकोण में तर्कसंगत, तार्किक और साक्ष्य आधारित रहना है। इसमें भावनाओं, पूर्वाग्रहों, धारणाओं के बजाय डेटा पर भरोसा करना शामिल है। निष्पक्षता जैसे मूल्य में सिविल सेवक विभिन्न स्थितियों और मुद्दों का निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं तथा अपने निर्णयों में ईमानदार रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मूल्य की बात करेंगे, बुनियादी मूल्य की, तो सिविल सेवकों में तो होगा वह सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का मूल्य। तो इसमें भी लिखेंगे, कुछ पॉइंट लिख देंगे। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का अर्थ है कि अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध, उत्तरदायित्व रहने के साथ जनहित को सर्वोपरि रखना। इसमें अपने कार्यों की उत्कृष्टता, दक्षता हेतु प्रयास करना शामिल है। नेक्स्ट वैल्यू की बात करें तो उसमें लिखेंगे सहानुभूत, सहिष्णुता और संवेदना होना। एक सिविल सेवक में ये भी मूल्य जरूरी होता है। तो इसमें देखिए सेकंड ARC रिपोर्ट की हमने चर्चा की है, ठीक है, यानी दूसरी प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट की चर्चा की है। उसमें रेखांकित किया गया था कि सहानुभूत का तात्पर्य दूसरों की भावनाओं, स्थितियों को समझने के साथ उनका सम्मान करना। इन मूल्यों से प्रेरित सिविल सेवकों को लोक कल्याण की दिशा में कार्य करता है। तो सेकंड ARC ऐसी रिपोर्ट है जो अगर आपको इन सब का जो है मायने पता है तो आप अगर यहाँ सेकंड ARC रिपोर्ट के अनुसार लिख देंगे तो आपके आंसर का वजन बढ़ जाएगा, ठीक है, आपको बस जोड़ देना है। अब इसमें निष्कर्ष कैसे लिखा है हमने, निष्कर्ष में लिखा सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रशासन में जनता के विश्वास बढ़ने में मदद मिल सकती है। इनसे सिविल सेवकों की जवाबदेहिता, पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकती है। इसके अलावा इनसे सिविल सेवकों में नैतिक मूल्य और व्यावसायिक उत्कृष्टता
कि संस्कृत को बढ़ावा मिल सकता है। तो इस प्रकार हमने दूसरा आंसर जो है कंप्लीट कर लिया। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा और इससे अच्छा और बेहतर आंसर लिखने की। आज के तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द से आप क्या समझते हैं? सामान्य बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू से किस प्रकार भिन्न है? विभिन्न हितधारकों के साथ व्यवहार के क्रम में किसी सिविल सेवक के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस प्रकार उपयोगी हो सकती है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसको 250 वर्ड में लिखना है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? इसमें सबसे पहले आपको जो है सामान्य यानी इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू को जो है अंतर बताते हुए आपको यहाँ से उत्तर की शुरुआत करनी है। फिर उत्तर के मुख्य भाग में आपको दो भागों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, पहले में आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामान्य बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू के बीच अंतर स्पष्ट करना है। दूसरे में आपको बताना है सिविल सेवक के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस प्रकार उपयोगी हो सकती है, इसका उदाहरण भी देना है। फिर उत्तर के मुख्य बिंदुओं को बताते हुए आपको निष्कर्ष देना है तथा सिविल सेवकों के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व पर प्रकाश डालना है। तो इस प्रकार आपको 250 वर्ड जो है इससे कंप्लीट करना है। तो चलिए थोड़ी सी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी ईआई स्वयं की भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने की क्षमता के साथ साथ दूसरे की भावनाओं को समझने, प्रभावित करने की क्षमता से है। इसमें इस बारे में जागरूकता होना शामिल है कि भावनाएं व्यवहार का निर्धारण के साथ लोगों को सकारात्मक नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। ईआई सामान्य बुद्धिलब्धि या आईक्यू से अलग है, जिसमें तर्क स्मृति समस्या को सुलझने के क्रम में किसी संज्ञानात्मक क्षमताओं को मापा जाता है। तो इस प्रकार हमने दोनों के बीच परिभाषित कर दिया। ठीक है, अब मुख्य भाग में सबसे पहले जो है ईआई और आईक्यू के बीच हम लोग अंतर लिखेंगे। ठीक है, जैसे पहला अंतर हमने लिखा है ईआई का संबंध इस बात से अधिक है कि कोई अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करता है, न कि इस बात से कि किसकी बुद्धि क्षमता कितनी है। आईक्यू का आशय किसी भी संभावित बुद्धिमत्ता का मापन है, न कि उसके एप्लीकेशन या अनुप्रयोग की क्षमता से है। ठीक है, दूसरा अंतर हमने लिखा है ईआई अधिक लचीला है, इसमें सीखने और अभ्यास के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। आईक्यू अधिक स्थिर है, इसका निर्धारण काफ़ी हद तक जेनेटिक या आनुवांशिक और बचपन के विकास से होता है। तीसरा अंतर हमने लिखा है ईआई अधिक व्यक्तिगत है, यह स्थित इसमें शामिल लोगों पर निर्भर होता है। आईक्यू अधिक सार्वभौमिक और विभिन्न डोमेन और कार्यों में लागू होता है। चौथा अंतर हमने लिखा है ईआई पारस्परिक और सामाजिक कौशल के लिए अधिक प्रासंगिक है, जो जीवन और कार्यस्थल पर सफलता के लिए आवश्यक है। आईक्यू अकादमिक तकनीकी कौशल के लिए अधिक प्रासंगिक है, जो सीखने और क्षमता के साथ ज्ञान अर्जित करने हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसमें जो है ये तो हमने लिख दिया। अब इसमें लिखेंगे कैसे ये उपयोगी हो सकता है। ठीक है, सिविल सेवक के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे उपयोगी हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल देंगे तो समानुभूति को समझने में। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो उपयोगी हो संघर्ष समाधान में, सहयोग के साथ टीम भावनाओं को प्रोत्साहन मिलना, नेतृत्व और प्रभाव क्षमता में। इसमें भी ये हेडिंग होगा और इसमें कुछ न कुछ आपको पॉइंट लिख देना है। ठीक है, यानी सिविल सेवक के लिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कैसे प्रभावी हो सकता है। तो आपको समानुभूति समझने, संघर्ष समाधान, सहयोग के साथ टीम भावना, प्रोत्साहन मिलना, नेतृत्व और प्रभाव क्षमता, इसमें भी आपको कैसे समझाना है कि कैसे हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने पहले पॉइंट की बात करें, इसमें लिखा समानुभूति और समझ में ये उपयोगी हो सकता है। तो इसमें लिखा हमने उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले सिविल सेवक हितधारकों के दृष्टिकोण, जरूरतों और चिंताओं को समझते हैं। वे लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और नीतिगत परिवर्तन से प्रभावित नागरिकों के साथ सहानुभूति रखते हैं, जिससे लोगों के साथ बेहतर जुड़ाव और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है संघर्ष समाधान में और इन सब पॉइंटों में आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको पढ़ लेना है। अब इसमें निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष देखिए कैसे लिखते हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे सिविल सेवकों के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक मूल्यवान कौशल है, क्योंकि यह उसे प्रभावी और रचनात्मक तरीके से निष्पादन में सहयोग करता है। इससे सिविल सेवक अपने कर्तव्य में बेहतर प्रदर्शन और व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रेरित होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को निरंतर सीखने तथा अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। तो देखिए इस प्रकार हमने इस आंसर को लिखा है। ठीक है, आप भी लिख सकते हैं, अन्य तरीके भी हैं। अब नेक्स्ट जो है बात करेंगे तो नैतिक मुद्दों से जुड़ा हुआ, नैतिक चिंताओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस एंड टेक का देखिए इसको यूज किया है।
मानव भ्रूण में क्रिस्पर कैस9 जैसे जीन एडिटिंग तकनीकों के उपयोग से संबंधित नैतिक चिंताओं को बताते हुए भावी पीढ़ियों में इससे प्रभावित प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो ये भी जो है हमारी नैतिक चिंताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए एथिक्स 4 प्रश्न में इसको GS 4 में इसको रखा गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करेंगे सबसे पहले जो है क्रिस्पर कैस9 जो है टेक्निक का जो है उत्तर देते हुए इसकी शुरुआत करेंगे, फिर बताएंगे कि क्रिस्पर कैस9 उपयोग में शामिल कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं, इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखा गया है। क्रिस्पर का मतलब होता है क्लस्टर रेगुलेटेड इंटरस्पेटेड शॉर्ट पैलेड्रोमेटिक रिपीट्स, ठीक है, का संक्षिप्त रूप है। कैस9 मूल रूप से एक एंजाइम है जिसका उपयोग कैंची की तरह डीएनए के बिट्स को जोड़ने, हटाने, मरम्मत करने के क्रम में किसी विशिष्ट स्थान पर डीएनए के 2 स्ट्रैंड को काटने हेतु किया जाता है। यह तकनीक वैज्ञानिकों को जीवों में डीएनए की उच्च सटीकता के साथ संशोधित करने की अनुमति देती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्रिस्पर कैस9 को परिभाषित कर दिया। अब मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? मुख्य भाग में लिखेंगे क्रिस्पर कैस9 तकनीक के उपयोग से कई नैतिक चिंताओं को बढ़ावा मिलने के साथ भविष्य की पीढ़ियों पर इसके संभावित प्रभावों के संबंध में चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे सूचित सहमति। यानी इसका मतलब क्या है, इसमें लिखेंगे हम, इससे आनुवंशिक स्तर पर परिवर्तन के क्रम में भविष्य की पीढ़ियों पर संभावित जोखिमों एवं लाभों के साथ दीर्घकालिक परिणामों के बारे में समझ और सहमत से संबंधित प्रश्न उठते हैं। दूसरा क्या चिंता है? अनपेक्षित परिणाम, यानी जीन एडिटिंग तकनीक अभी भी अपेक्षाकृत नई है, पूरी तरह से समझ से परे है। इस संदर्भ में अनपेक्षित परिणामों और ऑफ टारगेट प्रभावों की संभावना चिंता का विषय बनी हुई है। फिर नेक्स्ट में क्या चिंता है? नेक्स्ट चिंता है मानवता के लिए हानिकारक हो सकता है। तो जीन स्पंदन से आनुवंशिक बीमारियों और अक्षमताओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन गैर चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने के संदर्भ में नैतिक प्रश्न उठते हैं। इससे सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा मिल सकता है, आनुवंशिक स्तर पर बदलाव की प्रवृत्ति को जन्म मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो नैतिक चिंता है, स्वायत्त विकास बाधित होना, यानी जर्मलाइन कोशिकाओं या जिसे कहते हैं शुक्राणु, अंडे और भ्रूण में किए गए परिवर्तन से भविष्य की पीढ़ियों में स्थानांतरित होंगे, जिससे स्वायत्त विकास के साथ उन व्यक्तियों की भलाई के नेतृत्व के बारे में प्रश्न उठेंगे जो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या चिंता हो सकती? समानता और पहुँच, लागत, उपलब्धता, विनियामक बाधाओं, कारण जीन एडिटिंग तकनीकें सभी के लिए व्यापक रूप से सुलभ नहीं हो सकती, जिससे मौजूदा सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिल सकता है। नेक्स्ट जो चिंता है, पर्यावरणीय न्याय की चिंता है। मनुष्यों के आनुवंशिक स्वरूप को बदलने के लिए पारिस्थितिक तंत्र के साथ भावी पीढ़ियों के विकास पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसमें नैतिक चिंताओं को जो है सभी तरीकों को शामिल कर लिया। अब निष्कर्ष में लिखेंगे, मानव भ्रूण में जीन एडिटिंग तकनीकों के उपयोग के संदर्भ में विभिन्न नैतिक चिंताएं उत्पन्न होती हैं। इसके संभावित लाभ और जोखिमों के बीच संतुलन बनाना, सूचित सहमत सुनिश्चित करना, अनपेक्षित परिणामों से बचना, इससे जुड़े वैश्विक शासन से संबंधित मुद्दों का समाधान इन तकनीकों के जिम्मेदार और नैतिक अनुप्रयोग हेतु महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार इसका आंसर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जीएस पेपर फर्स्ट में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी ऑन आईएएस, आपको यहाँ से स्कैन कर लेना है या फिर सर्च कर लेना है। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।